नमस्कार। नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं भंवर सिंह विद्वाल, ज्योग्राफी टीचर। हमारे 2 वीडियो अब से पहले प्रकाशित हो चुके हैं। टॉपिक थे विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। इसका तीसरा भाग प्रस्तुत किया जा रहा है और इसके अंतर्गत जो चौथे नंबर की जनजाति है गौड़ जनजाति, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। गौड़ जनजाति, गौड़ जनजाति विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है और ये मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत में निवास करने वाली जनजाति है और इसलिए इसको गौड़ जनजाति कहते हैं। प्रायद्वीप यानी भारत के दक्षिण क्षेत्रों में निवास करती है। गौड़ शब्द की उत्पत्ति खोंडा शब्द से हुई है, खोंडा, और खोंडा का शाब्दिक अर्थ होता है पहाड़ी, यानी कि गौड़ जनजाति की जो उत्पत्ति है खोंडा शब्द से हुई है और खोंडा का शाब्दिक अर्थ होता है पहाड़ी। ये अपने आप को कोयटूर या कौल कहते हैं। अब इनके निवास क्षेत्र की बात करते हैं कि गौड़ जनजाति कहाँ निवास करती है, तो गौड़ जनजाति मुख्य रूप से भारत के ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, असम और उड़ीसा, इन राज्यों के अंतर्गत निवास करती है। जैसे हम अगर भारत के मैप के अंतर्गत देखें, भारत का तो इस क्षेत्र के अंतर्गत ये जनजाति मुख्य रूप से जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है यानी जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है इसके अंतर्गत ये निवास करती है और इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम, उड़ीसा और तेलंगाना, इन क्षेत्रों के अंतर्गत निवास करती है। यानी कि जो गौड़ जनजाति है भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, असम और उड़ीसा, इन राज्यों के अंतर्गत निवास करती है। ये पहाड़ी क्षेत्र है, इनकी ऊंचाई लगभग 600 से 900 मीटर का क्षेत्र है और यहाँ पर तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और वर्षा 120 से 160 सेमी होती है। अब बात करते हैं गौड़ जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप की। तो गौड़ जनजाति के लोग आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय आखेट करना व संग्रहण करना है, संग्रह जंगलों से कंदमूल फल वस्तुओं को इकट्ठा करना है। इसके अलावा इनके द्वारा झूमिंग कृषि की जाती है। झूमिंग कृषि इनके गौड़ जनजाति के द्वारा की जाने वाली झूमिंग कृषि दिप्पा कहलाती है, दिप्पा। इसके अलावा इनका मुख्य कार्य है मछली पकड़ना, पशुचारण, पशुपालन व दूध बेचना है। देखिए, अब से पहले जो 3 जनजातियां पड़ी थी उनके अंतर्गत मुख्य व्यवसाय आखेट व संग्रहण करना था। आखेट और संग्रहण करना सभी जनजातियों का कार्य है, लेकिन ये जनजाति सभ्य जनजाति मानी जाती है। तो ये आखेट और संग्रहण के साथ साथ में पशुचारण, पशुपालन और दूध बेचने का कार्य भी मुख्य रूप से करती है। इस जनजाति के द्वारा छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में की जाने वाली जो सीढ़ी नुमा कृषि है पेंडा कहलाती है। यानी गौड़ जनजाति के द्वारा सीढ़ी नुमा खेतों पर की जाने वाली कृषि कहलाती है पेंडा। इसमें केवट व धीमर जाति के जो गौड़ लोग रहते हैं वो मछुआरे होते हैं, मछली पालन का कार्य करते हैं। और इसके अलावा जो रावत जो गौड़ जनजाति के लोग होते हैं वो पशुचारण व पशुपालन का कार्य करते हैं, पशुचारण और पशुपालन का कार्य करते हैं। अब इनके भोजन, तो देखिए गौड़ जनजाति के लोग हैं वो अपना भोजन स्थानीय अनाज, कोदू व कुटकी जैसे स्थानीय अनाजों का उपयोग करते हैं। और ये जो सब्जियां होती है, सब्जियां अपने जो घर जंगलों में होते हैं तो घरों के आसपास सब्जियां बो लेते हैं, इसके आसपास से जंगलों से खेती सब्जियां प्राप्त करते हैं। और ये धार्मिक उत्सवों पर चावल का उपयोग करते हैं। इसके अलावा ये मांसाहार का उपयोग भी करते हैं और महुआ से बनी शराब का सेवन करते हैं। अब आते हैं इनके वस्त्र। तो देखिए, गौड़ जनजाति के लोग सूती वस्त्र पहनते हैं और जिनमें पुरुष धोती पहनते हैं और महिलाएं साड़ी व चोली पहनती है। महिलाएं रंग बिरंगी चूड़ियां पहनती है और कौड़ियों व मनकों से बना हार गले में पहनती है। इसके अलावा जूड़े में जब बांस के बने हुए 6-7 कंगे लगाकर रखती है। और इसके अलावा शरीर में गोदने गुदवाती है। गोदना होता है चित्रकारी, यानी शरीर के अंतर्गत ये चित्रकारी करवाती है गौड़ जनजाति की महिलाएं। अब आते हैं इनके निवास क्षेत्र या घर। गौड़ जनजाति के जो निवास क्षेत्र होते हैं, घर किस जगह बनाते हैं, तो ये गौड़ जनजाति के लोग हैं जो छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। छोटे छोटे झोपड़ियां बनाकर ये लोग रहते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में नंगले कहते हैं।
गौड़ जनजाति के जो छोटे छोटे गांव है वो क्या कहलाते हैं, नंगले। जब ये अपना घर बनाते हैं तो घर पूर्ण हो जाने पर इसका सगुन निकलाकर मुर्गे व बतख की बलि देते हैं। तो ये किसकी बलि देते हैं, मुर्गे व बतख की। अब आते हैं इनके औजार व बर्तन। तो इनके जो कृषि करने के जो मुख्य औजार है, घरों में जो सामान्य औजार है, खुरपी, कुदाली, फावड़े, तीर, कुल्हाड़ी, इनका उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो अपने घर के जो घर में लकड़ी की चारपाई में स्टूल भी होता है इनके घरों के अंतर्गत। अब आते हैं गौड़ जनजाति के समाज व संस्कृति। तो देखिए इस जनजाति के लोग पितृसत्तात्मक होते हैं। पितृसत्तात्मक यानी कि जो परिवार का जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो परिवार का मुखिया होता है। इस जनजाति के अंतर्गत 4 प्रकार के व्यवहार प्रचलित हैं, जिनमें सेवा व्यवहार, विनिमय व्यवहार, हरण व्यवहार और विधवा व्यवहार। देखिए सेवा व्यवहार, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सेवा व्यवहार क्या होता है कि यदि किसी लड़के को शादी करनी होती है तो इसमें क्या करते हैं कि जो लड़की वाले के घर 3-4 साल तक उसको कार्य करना पड़ता है। यानी कि लड़के वाले विवाह का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। जिनको भी शादी करनी होती है, 3-4 लड़के जो भी होते हैं वो शादी करने के लिए पहुंच जाते हैं, और जो लड़का ज्यादा दिन तक सेवा करता है, लास्ट तक टिका रहता है, उसी से लड़की का विवाह कर दिया जाता है। और इसके अंतर्गत लड़के को लड़की के घर पर रहना पड़ता है। तो ये कहलाता है सेवा व्यवहार। अगला है विनिमय व्यवहार। विनिमय का मतलब होता है लेन देन, आदान प्रदान। इसके अंतर्गत विनिमय में पैसे लिए जाते हैं, दाफा प्रथा प्रचलित है, यानी लड़की के बदले में पैसे लिए जाते हैं। अगला है हरण व्यवहार। हरण व्यवहार के अंतर्गत बलपूर्वक या शक्ति पूर्वक शादी की जाती है। अगला है विधवा व्यवहार। विधवा विवाह के अंतर्गत यदि किसी महिला का पति मर जाता है तो उसका विवाह उसके देवर के साथ में कर दिया जाता है, तो ये कहलाता है विधवा विवाह। तो गौड़ जनजाति के अंतर्गत 4 प्रकार के व्यवहार प्रचलित है: सेवा व्यवहार, विनिमय व्यवहार, हरण व्यवहार और विधवा व्यवहार। इनके गांव का जो मुखिया होता है वो पटेल या मुखादम कहलाता है। इससे पहले देखिए इनके जो व्यवहार होते हैं, गौड़ जनजाति का व्यवहार किसी तालाब के किनारे या जल स्रोत के किनारे होता है, या किसी आम के वृक्ष के नीचे, बड़ा जो वृक्ष होता है इस वृक्ष के नीचे अपना व्यवहार संपन्न करते हैं। इनका जो गांव का मुखिया होता है वो कहलाता है पटेल या मुखादम, और गांव का जो चौकीदार होता है वो कहलाता है कोतवार, और गांव का पुजारी होता है वो कहलाता है देवारी। और इनका जो प्रमुख देवता है शंभु, महादेव, परसापेन, इन 2 देवताओं को मानते हैं। इनके जो मृत शरीर है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको गाड़ते भी है और कुछ लोग जलाते भी हैं। विश्व की प्रमुख जनजातियों में हमने एस्किमो, बुशमैन, भील और गौड़ 4 जनजातियों के बारे में अध्ययन कर लिया है। अब इन जनजातियों के द्वारा जो प्रयोग में लिए जाने वाले शब्द है, इन शब्दों को मैंने एकत्रित करके का कार्य किया है, और इनका अर्थ, जनजातियों के द्वारा उपयोग में लिए जाने वाले शब्द और उनका अर्थ देखिए आपको। सबसे पहले एस्किमो। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाले, कच्चा मांस खाने वाले या ध्रुवीय प्रदेशों के निवासी, कच्चा मांस खाने वाले या ध्रुवीय प्रदेशों के निवासी। अगला है हारफून। हारफून एस्किमो जनजाति द्वारा शिकार में लिया जाने वाला भाला होता है, लगभग 1.5 मीटर का होता है, और इसमें रस्सी बंधी होती है। तो एस्किमो जनजाति के द्वारा शिकार में लिया जाने वाला जो हथियार है वो क्या कहलाता है, हारफून। इसके बाद में माउपोक। देखिए ये एस्किमो जनजाति द्वारा शीतकाल में शिकार करने की विधि है, माउपोक। इस विधि के अंतर्गत एक व्यक्ति शिकार करता है, और इसके बाद में दूसरी विधि है इत्रपोक। ये शिकार करने की दूसरी विधि है। इसके अंतर्गत शिकार करने वाले व्यक्ति 2 होते हैं। माउपोक का शाब्दिक अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। इसके तो माउपोक में शिकार करने वाले व्यक्ति 1 होता है, इत्रपोक में 2 होते हैं। उतोक। उतोक बसंत काल में शिकार करने की विधि। इसके अंतर्गत भाले के माध्यम से बसंत काल में शिकार किया जाता है। अगला है कयाक। कयाक एस्किमो द्वारा शिकार में काम में ली जाने वाली नाव कयाक कहलाती है। इसकी लंबाई लगभग 5 मीटर होती है और 1.5 मीटर चौड़ी होती है। इसके बाद में उमियाक। उमियाक ये बड़ी नाव होती है जो व्हेल मछली के शिकार के काम में ली जाती है। इसके बाद में स्लेज गाड़ी। स्लेज गाड़ी बर्फ पर चलने वाली बिना पहिए की गाड़ी होती है, इसे कुत्ते या रेंडियर खींचते हैं। अब इग्लू। इग्लू एस्किमो द्वारा बनाए जाने वाला बर्फ का घर होता है, और ये लगभग 5-6 फीट जमीन के अंदर रहता है, 2-3 फीट ऊपर रहता है, और इसमें अंदर लेटकर प्रवेश किया जाता है।
तो एस्किमो द्वारा बनाया जाने वाला बर्फ का घर कहलाता है इग्लू। इसके बाद में कर्मक, कर्मक होता है लकड़ी और सील मछलियों की हड्डियों के द्वारा जो बनाया गया जो घर है वो कहलाता है कर्मक। यानी कि एस्किमो जनजाति के द्वारा दो प्रकार के घर बनाए जाते हैं, इग्लू और कर्मक। बर्फ का घर कहलाता है इग्लू और जो हड्डियों के या खाल के द्वारा बनाया गया घर कहलाता है कर्मक। अब आता है तिमियाक। तिमियाक एस्किमो जनजाति द्वारा पहने जाने वाला बहादार वस्त्र तिमियाक कहलाता है। इसके बाद में अनहोक, तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र अनहोक कहलाता है। अगला है कार्मिक या मुक्लुक्स। एस्किमो जनजाति द्वारा पहने जाने वाले चमड़े के जूते कार्मिक या मुक्लुक्स कहलाते हैं। अब आता है चोंगाया क्रॉस। चोंगाया क्रॉस बुशमैन जनजाति का वस्त्र है। बुशमैन जनजाति के लोगों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र चोंगाया क्रॉस कहलाता है। अब आते चिमाता। देखिए भील जनजाति द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली स्थानांतरित या झूमिंग कृषि को राजस्थान के अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को चिमाता कहते हैं तथा मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को दजिया कहते हैं। अब दापा प्रथा। देखिए दापा प्रथा क्या है? ये प्रथा भील जनजाति में प्रचलित है और दापा प्रथा के अंतर्गत कन्या के बदले में मूल्य लिया जाता है, पैसा लिया जाता है, तो ये प्रथा कहलाती है दापा प्रथा। अगली गोल गाधेड़ प्रथा। गोल गाधेड़ प्रथा ये भी भील जनजाति के अंदर प्रचलित है और इस प्रथा के अंतर्गत किसी भी युवक को सूरवीरता दिखाते हुए युवती चुनने का अधिकार होता है, यानी कि शक्ति के आधार पर विवाह किया जाता है। अब पाल। भील जनजातियों का जो गांव होता है, बड़ा गांव होता है, वो पाल कहलाता है और छोटा गांव होता है फला कहलाता है। अब घूमर। भील जनजातियों के द्वारा किए जाने वाले नृत्य घूमर है। गमेती। भीलों के गांव का मुखिया गमेती कहलाता है। और बेणेश्वर मेला भीलों का एक प्रसिद्ध मेला है जो डूंगरपुर के अंतर्गत बेणेश्वर धाम पर लगता है, सोमाई नदी के संगम पर। फायरे फायरे ये भीलों का रणघोष है, जब भी ये कोई कार्य करते हैं तो फायरे फायरे बोलते हैं। इसके अलावा हरिया व रोवेदो ये भील जनजातियों के द्वारा काम में ले जाने वाले बाण है, हरिया और रोवेदो। अगला है फटकिया। देखिए भील जनजाति द्वारा शिकार करने में एक जाल काम में लिया जाता है, यह कहलाता है फटकिया। अब दिप्पा। देखिए दिप्पा ये गौड़ जनजाति के द्वारा की जाने वाली झूमिंग कृषि है जो इसे कहते हैं दिप्पा। और गौड़ जनजाति के द्वारा छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में सीढ़ी नुमा खेत बनाकर की जाने वाली कृषि गोंडा कहलाती है। मुखादम। गौड़ जनजाति के जो गांव का मुखिया होता है वो कहलाता है मुखादम। इसके बाद में कोतवार। गौड़ जनजाति के जो गांव का चौकीदार होता है वो कहलाता है कोतवार। गांव का चौकीदार ये कहलाता है कोतवार। अगला है देवारी। गौड़ जनजाति के गांव का मुखिया, गांव का पुजारी या पुरोहित, गांव का पुजारी या पुरोहित देवारी कहलाता है। नंगले। गौड़ जनजाति के जो छोटे छोटे गांव हैं वो नंगले कहलाते हैं। अगला है गोदना। देखिए गोदना ये गौड़ जनजाति के अंतर्गत शरीर पर चित्रकारी कराने की प्रथा है, गोदना कहलाती है। अब कवाड़ी प्रथा। देखिए कवाड़ी प्रथा गौड़ जनजाति के अंतर्गत प्रचलित है, ये एक महत्वपूर्ण प्रथा है। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को छोटे से कर्ज चुकाने के लिए साहूकार के व्यक्ति को कई पीढ़ियों तक उसको कार्य करना पड़ता है, तो ये कहलाती है कवाड़ी प्रथा। इसके बाद में सेवा विवाह। इस विवाह के अंतर्गत लड़के को लड़की के घर रहकर सेवा करनी पड़ती है। और विनिमय विवाह, इस विवाह के अंतर्गत पैसे का आदान प्रदान होता है, यानी कि लड़की वाले पैसे लेते हैं। तो देखिए विश्व की प्रमुख जनजातियां ये हमने 3 पार्ट्स में पूरा किया है। इसके अलावा इसमें प्रयुक्त होने वाले शब्दों को प्रयोग किया है, तो मुझे विश्वास है कि आपके पूरी तरह समझ में आया होगा। अगली बार अगले नए लेसन के साथ प्रस्तुत होंगे, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।